उसको लग रही ठीक। फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लास्ट में हम लोग कल देखे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ए टी है दैट इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी टी कैप, और जो ए सी या फिर इसको ए आर कह रहे थे जब लोग, ए आर बराबर क्या आया था, वी ओमेगा माइनस आर कैप आया था। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। यहां v ओमेगा है तो दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर होगा। एक तो ये हो सकता है, साथ ही साथ एक v बराबर आर ओमेगा में यदि ओमेगा बराबर लिखें तो v बाई आर, और दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दे तो v ओमेगा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों यूज हो सकता है, रिलेशन होगा। तो यहां पर हम ए आर की जगह पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों एप्लीकेबल है। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ नजर आएगा, कभी कभी यहां जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी दे दिया है, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो इसको फॉलो कीजिए, और यदि ओमेगा दे रखा है तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपको यूज आएगा। तो ये कब है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा तब, यानी कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो अब ये दोनों होगा तो सिंपली ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी प्लस ए आर। तो ए इज इक्वल टू ए टी यानी डीवी अपॉन डी टी, टी कैप प्लस ए आर की जगह पर क्या पुट करेंगे, इसी को पुट करते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर और माइनस आर कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये कंबाइंड हमारा नेट हुआ। अब इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में ए, चूंकि हमारा यहां पर सिंस ए टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए टी जीरो नहीं होगा कब, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ए टी जीरो नहीं होगा। तो पहला केस ए ले रहे हैं, इसमें पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ध्यान से 2 मिनट समझिएगा। ये सेंटर पॉइंट हुआ ओ, और ये हम 2 कोऑर्डिनेट में इसको 4 इक्वल कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सपोज करें पार्टिकल इस पोजीशन पे है, और इस पोजीशन पे पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके पास एक रेडियस, एक एक्सेलरेशन होगा। अब दोनों एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब या तो बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा। मान लीजिए पहला केस में कि इंक्रीज कर रहा है, केस 1 हम लिए हैं जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यदि टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रहा है तो किधर होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, एक सेम डायरेक्शन हो सकता है, और एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो सकता है। सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, उसके अलावा कोई भी दूसरा डायरेक्शन लीजिएगा, उसके अलावा मतलब या तो वर्टिकल या अपोजिट ले लीजिए या सेम डायरेक्शन, ये तीनों में कोई और डायरेक्शन लीजिएगा तो वेलोसिटी या तो डिक्रीज करेगा या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में पार्टिकल के पास एटी है। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि वेलोसिटी उसका स्पीड मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और सेंटर की तरफ ये ए आर तो रहेगा ही रहेगा। सेंटर की तरफ मान लीजिए सपोज करें पार्टिकल यहां है तो उसका सेंटर इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर ए आर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हमेशा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर ए टी और ये ए आर, अब इन दोनों का नेट इफेक्ट हम ले तो ये बनेगा ए टी और ये डायरेक्शन बनेगा ए आर। तो आपके पास नेट जो ए आया, ए बराबर ए टी प्लस ए आर, तो ये जो ए आया इसकी एंगल, इसका जो एंगल है वी के साथ वो थीटा है मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर कहा जाएगा
कि इफ v इंक्रीजिंग देन एंगल बिटवीन किसके a एंड at ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। मतलब 80 जो होगा, मतलब एंगल जो होगा, एंगल ऑफ 80 ये लेस देन एंगल ऑफ ए इज लेस देन 90 डिग्री होगा। कैसे? जिस डायरेक्शन में 80 है और ये तो रेडियली होगा ही, तो ए जो आएगा वो 80 से थीटा एंगल बनाएगा और वो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। अब जिस सेकंड केस देख लीजिए तब आपको और क्लियर नजर आ जाएगा। बी, अब सेकंड केस में सेंटर पॉइंट, अब यहां पर मान लीजिए फिर से इस पॉइंट पे ही पार्टिकल है और इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है v, और लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा था, यहां डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो AC होगा ही, मतलब AR तो होगा ही, लेकिन ये डाउन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 80 इसके पीछे होगा, 80 उसको उसके अगेंस्ट में होगा, उसके अपोजिट होगा, तभी तो उसका स्पीड डाउन होगा। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखिए यहां पर AR हुआ और यहां 80, तो ये कहलाएगा क्या 80 और ये डायरेक्शन कहलाएगा AR। अब इसका जो नेट रिजल्ट हुआ ये A हुआ, तो A बराबर 80 प्लस AR। अब ये जो है ये इसके साथ एंगल देखिए क्या बना रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल थीटा, यहां पर दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये किसके किसके बीच का एंगल है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये इसका एंगल नहीं है, बिटवीन V एंड AT। ठीक है, तो यहां पर किसका, ये कौन सा एंगल बड़ा होगा, लेस देन, किसका एंगल बड़ा होगा, ये बोलिए, लेस देन किसका होगा, V एंड AT का। V एंड AT का जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। समझ पाए? यहां तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यहां 90 डिग्री से ज्यादा। किसकी बात कर रहे हैं, A का और V का बात कर रहे हैं, तो यहां V और A की बात करेंगे, यहां भी A और V का बात करेंगे। तो 90 डिग्री से जब छोटा होगा तो स्पीड बढ़ेगा, किसका, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल। यदि 90 डिग्री से छोटा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा और यदि 90 डिग्री से बड़ा होगा तो घटेगा। तो इस केस में वेलोसिटी डाउन होगा, इस केस में वेलोसिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ये दोनों ही केस कब के हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट होगा ही। यदि, और स्पीड कांस्टेंट कब आएगा, यदि इस डायरेक्शन में पार्टिकल का, इस डायरेक्शन में पार्टिकल स्पीड है और उसका नेट इफेक्ट इधर है। नेट इफेक्ट इधर कब होगा, जब 80 जीरो होगा ना। तो आप इसको ऐसे देखिए, थर्ड में, कि जब पार्टिकल सपोज करें कि इस पॉइंट पे है और इधर v जो है वो कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां 80 क्या हो गया, 80 जीरो हो गया। तो 80 जीरो होगा तो बचेगा सिर्फ क्या, AR बचेगा, और AR ही क्या होगा, A। अब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जो नेट एक्सेलरेशन है उसका वेलोसिटी के साथ एंगल 90 डिग्री हो गया। इस केस में व्हेन V एंगल बिटवीन V एंड A is equal to 90 डिग्री, that is V mod कांस्टेंट, और ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर। समझ पाए? A B C तीनों, एक में एंगल छोटा होगा, एक में एंगल बड़ा होगा, और यदि एंगल 90 डिग्री हुआ तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। डायरेक्शन तो बदलेगा ही, तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगा। इसको राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन करते हैं।
सनी तुम कल कहाँ था? लेट हो गया था? मेरा क्लास 11 बजे, 11:15 में होता है। लेट हो गया मतलब क्या हुआ? हॉकी खेलने गया था क्या? हाँ, अभी शादी का भी समय नहीं है कि बोलोगे कि दोस्त की शादी में चले गए थे। डीजे बज रहा था सर, भावुक हो गए। हाँ, आंख में आंसू आ गया कि डीजे बज रहा है और मैं डांस नहीं कर पाऊं। कई कई बार ऐसा होता है कि शादी में जो मतलब बारात जा जाता है ना, तो जो बाराती होते हैं, जो सही में जिस लड़के की शादी है उसके जो रिलेटिव होते हैं, उसको छोड़ करके ना साइड करके मोहल्ला वाला ही पूरा भीड़ जाता है। और जो पैसा, इतना पैसा खर्च किया, वो खड़ा होकर देख रहा है, और मोहल्ला वाला ही पूरा। पूछिए तो बोलेगा भावुक हो गए थे थोड़ा देख करके डीजे। आज कलश स्थापन है, आज से ही देखिए माहौल बन रहा है एकदम। डीजे का डिमांड बढ़ गया है। हम्म। इसमें क्या करते हैं लोग, जो चंदा लेते हैं ना, उस चंदा डीजे के लिए भी अलग से रख लेते हैं। और फिर उन लोग में जो ग्रुप का हेड होता है ना, वो ग्रुप का हेड होता है, जो चंदा वाला ग्रुप का हेड होता है, बोलता है कि हम लोग क्यों क्यों दूसरे पे आश्रित रहे हैं, हर साल तो हम लोग को दुर्गा पूजा करना ही है, डीजे खरीद ही लो। ठीक है। चलिए, त्योहार भी है, होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, है कि नहीं? 4 दिन समय है, अच्छे से घूमिए, खाइए पीजिए। लो, होमवर्क नहीं दीजिएगा। शाम को पूरा घूमिए, सुबह में होमवर्क बनाइए। ओ, हो गया हो गया। नहीं बनाते थे ना, मंडे को पता चल जाएगा। 12 तारीख है शायद, 12 या 13 तारीख है मंडे। 14 तारीख है क्या? अभी काइनेमेटिक्स का टीपीएस मिलने वाला है, आज ही मिल जाएगा शायद, और फिर डायनामिक का मिलेगा। ये दोनों आपको घर जाकर बना के आना है। अरे क्यों नहीं पढ़ेगा? देखिए, घर जाइए तो पढ़िए, चाहे ना पढ़िए, पढ़ाई का माहौल बना के रखिए। घर जाइए, सुबह उठिए, फ्रेश होने के बाद कॉपी किताब खोल खाल कर ऐसे अरेंज कर दीजिए। हाँ, रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट थोड़ी ना जो दिख जाएगा, इससे पहले भी रिजल्ट्स आए हैं। जब तक पढ़ाई को एंजॉय नहीं कीजिएगा ना, मजा नहीं आएगा। एंजॉय तब कर पाइएगा जब उसमें लगिएगा। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, यही आगे जा करके जब हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे, डायनेमिक में इंटर करेंगे, तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है।
ऐसे बराबर लिए हो? कोई नहीं लिया है, तो मजा कहां से आएगा पढ़ने में? हो गया? चलिए बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट पर है और उसका स्पीड बढ़ रहा है, वहां पर ए पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसका बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है उसका। तो आपको बताना है ए टी का डायरेक्शन, ए आर का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा इसमें। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्टेट वो छोटा छोटा स्टेट लेवल में आता है ये सब। अब तो स्टेट लेवल होता ही नहीं था, हमारे समय में था। चलिए बताइए जल्दी। चलिए बताइए, सब बैठे हुए आराम से बताओ। सबसे पहले स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में 80 होगा, तो 80 का डायरेक्शन 3 होगा, 3 होगा, तो 80 के लिए कौन सा लिखेंगे 3, और उसके बाद सेंटर की तरफ ये होगा तो 5 नंबर, ठीक। अब दोनों का रिजल्ट इधर होगा तो 4 नंबर होगा,
ठीक, यही क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहां पर इसमें क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 80 फर्स्ट नंबर, तो 80 का डायरेक्शन फर्स्ट नंबर। ए आर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 7, ए आर का डायरेक्शन 7, तो ए क्या होगा बोलिए, 6 कैसे होगा, 8 होगा ना। देखिए यहां पर 80 ऊपर है, 80 हो गया, और ये हो गया ए आर, तो ये डायरेक्शन होगा, तो ये हो जाएगा 8 नंबर। ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। हो गया, एक रिलेशन बताते हैं, फिर काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। आज डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, अभी पूरा समय 1.5 घंटा हमारे पास समय है आज। सब पानी उनी पी करके नाश्ता वास्ता करके बैठे हैं ना, आधे घंटे का ब्रेक मिला था। क्या चाय मिला था, चाय पिलाए थे, तब तो मतलब चलिए तब 1:30 तक आज डन। चलिए 1:30 तक आराम से पढ़िए। अच्छा हम थक जाएंगे तो हम खुद बोल देंगे, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ाए, भांगड़ा करके पढ़ाए, तब लगेगा कि हाँ सर थके नहीं हैं। चलिए क्या क्या हो, तुम्हें क्या दुख है, सर का वीडियो, हाँ हाँ आज अपलोड हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या कि फिर आप लोग के जाने के बाद फिर मीटिंग हुआ, फिर लंच हुआ, सब लोग बैठे, लंच भी किए, मीटिंग भी हुआ, तो 5, साढ़े 5, 6 बज गया। फिर हम तेजी से निकल गए, तो वो कहाँ कॉपी हुआ था पता ही नहीं था, तो फिर आज मॉर्निंग में अपलोड हुआ है। कल का वो जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, देखना चाह रहे थे, मतलब आज देख लीजिए, इसमें क्या इश्यू है। सर इसी बहाने आप रेगुलर व्यू तो देख रहे हैं कि हाँ, और वो उसमें वो इंपॉर्टेंट है, उसमें जो हम एक्सेलेरेशन बताएं टेंजेंशियल और एंगुलर का, ये थी इसका रेडियल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन। और अच्छी बात ये है कि ऑडियो सब आ गया है उसमें, ठीक है वो। आइए चलिए अब देखिए, यहां पर स्टार्ट करते हैं कहां से, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा रिलेट कीजिएगा। सेंटर पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ फोकस कीजिए यहां पर। ये पॉइंट ए, सेंटर पॉइंट को ओ कह रहे हैं, पार्टिकल टी बराबर 0 से यहां चलना स्टार्ट करता है, कुछ देर के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट को हम लोग बी बोलते हैं, और आने में टाइम जो टी लगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा, ठीक। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम कितना, टाइम टी। तो हम क्या लेते हैं, यहां से एक रिलेशन आया था, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये थीटा, ये जो रिलेशन है इसमें आर्क स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर था, तो एस बराबर क्या हुआ था, आर थीटा। इसी को फर्दर डिफरेंशिएट किए थे तो क्या मिला था, ds अपॉन dt करेंगे, तो चूंकि r कांस्टेंट है तो d थीटा अपॉन dt, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, v, और इसे हम लोग ने क्या कहा था, ओमेगा। तो यहां से ये आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमारा ये पहला इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आया था। अब इसी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे कब, जब पार्टिकल के पास मतलब कुछ मतलब वेलोसिटी है, कौन सा वेलोसिटी, टेंजेंशियल, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा, कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड से मूव नहीं कर रहा, तब के लिए है ये। तो यहां पर हम यदि डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन dt, तो ये पता है ये क्या है, इसका ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये at का है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ठीक, तो dv अपॉन dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, और d ओमेगा अपॉन dt क्या होगा, अल्फा होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहां फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, at इज इक्वल टू आर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, यही रिलेशन है इनके बीच का। तो मतलब सपोज करें कि इस पॉइंट पर पार्टिकल का ये डायरेक्शन है, और सपोज ये v है और ये उसका at है, तो ओमेगा, ओमेगा जो डायरेक्शन ले रहा है ये होगा ओमेगा यानी डी ओमेगा अपॉन dt, और इसी को क्या बोलेंगे, अल्फा। ठीक, तो आप हमको बता सकते हैं कि at और अल्फा के बीच का एंगल क्या होगा, at और अल्फा के बीच में वही एंगल होगा जो v और ओमेगा के बीच में होगा, और वो वही एंगल होगा जो कि आर्क जो बन रहा है यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, आप बताइए इसका देख करके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो हम क्या लिख सकते हैं, एटी जो है, एटी सपोज कुछ वैल्यू आया, मान लीजिए कि 3i कैप प्लस 4j कैप आया, सपोज करें, क्योंकि 80 है तो उसका एक x कंपोनेंट होगा जो कि माइनस में होगा, और एक y कंपोनेंट होगा जो प्लस में होगा, हम लोग करके देखे थे कल। ठीक, तो वो xy प्लेन में आ गया, और जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो ये डायरेक्शन ओमेगा का होगा, और ओमेगा चेंज कर रहा है तो वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा। कब, जब पार्टिकल का एंगुलर जो ये एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, अब इस केस में ये डायरेक्शन होगा किसका, जेड कैप यानी कि के कैप, यानी कि पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है और एक वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी एक एक्स वाई प्लेन में है और एक के कैप के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्या वो पहले 90 डिग्री बोल रही थी, हम नहीं ध्यान दोगे, कोई बात नहीं, समझ गए तो अच्छी बात थी। तो 90 डिग्री आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी मिलेगा, वही 90 डिग्री एंगल आपको एंगुलर स्पीड जो ओमेगा है और लीनियर स्पीड के बीच में मिलेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। मान लीजिए कि स्पीड घट रहा है, एंगुलर स्पीड घट रहा है, तो भी तो एंगल 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव के कैप में हो जाएगा तो भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये क्वेश्चन आपके वेक्टर में भी था, आगे क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो ये ध्यान में, ये रिलेशन, और यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन एटी एंड अल्फा इज 90 डिग्री और पाई बाई 2। समझ गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है
कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, सेंटर पॉइंट O है, इसको हम लोग मिला दें तो इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में स्पीड v है और इसका वैल्यू सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस r बराबर आप मान के चलिए 1 मीटर है, v इतना है। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड, पहला चीज पूछ रहा है फर्स्ट ओमेगा आफ्टर 3 सेकेंड, सेकेंड पूछ रहा है कि अल्फा आफ्टर 2 सेकेंड, उसके बाद पूछ रहा है आपसे, बस ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है मान लीजिए सपोज करें। तो यहां पर आप ये बता सकते हैं कि यहां ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट कितना होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा नॉट बराबर r इंटू यू, ओमेगा नॉट r कितना है 1 और u कितना है 2, तो बराबर कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ओमेगा कितने सेकंड के बाद, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हमको पता करना है अल्फा, ठीक, और ओमेगा भी पता करना है। इसमें एक टर्मोलॉजी और दिया है जो कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये एक रिलेशन दे दिया यहां पर। इसमें हमको क्या चाहिए, टी सेकंड पर हमको ओमेगा निकालना है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए क्या, अल्फा पता होना चाहिए, तो ओमेगा पता कर सकते हैं। और एक और रिलेशन है अल्फा का, क्या अल्फा का क्या वैल्यू दिया हुआ, अल्फा बराबर क्या होता है आर, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 80 अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहां सपोज 80 का वैल्यू आपको दे दे, 80 बराबर सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 80 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है क्योंकि किसी के साथ टर्म नहीं दिया हुआ है। यहां मान लो 80 ऐसे रहता है, 80 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर टाइम के साथ 80 चेंज करता, तो 80 वेरिएबल होता, लेकिन यहां कांस्टेंट है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 4 डिवाइड बाई 1 बराबर कितना 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा अल्फा भी निकल गया। अब चूंकि कांस्टेंट है तो 2 सेकेंड पे भी उतना ही होगा, 4 सेकेंड पे भी उतना ही होगा, तो अल्फा हमारा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया। ये वैल्यू से पुट करेंगे तो ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा नॉट कितना है 2 प्लस अल्फा का वैल्यू 4, कितनी सेकेंड पे चेक करना है हमको 3, तो 3 आ गया, तो ओमेगा बराबर 12 प्लस 2 यानी कि 14 रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन आप देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको ये 2 चीजें 3 चीजें दे दिया, इससे आपको वो सारे चीजें निकल जाएंगे। समझ पाए बात को, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसलिए डायरेक्शन सेम रहेगा, डायग्राम में आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये दोनों को रेट लिखिए। अब क्वेश्चन ही सिर्फ करने हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, फॉर मोशन टू बी सर्कुलर मोशन विच इज, क्या हुआ, अच्छा लिखो लिखो लिखो, फास्ट लिखिए, थोड़ा समय कम है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन कह रहे थे कि फॉर मोशन टू बी अ सर्कुलर मोशन विच इज रिक्वायर्ड, विच इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। फॉर मोशन टू बी अ सर्कुलर मोशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब उसके बिना सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए। तीसरा था टोटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और चौथा था रेडियल एक्सेलरेशन होना चाहिए। हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, वही तो फिर जाके टोटल एक्सेलरेशन बन जाता है।
बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बेसिक लेवल का पूछता है। दिक्कत तब होती है जब पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है ना, तो 14 चैप्टर आपका फिजिक्स का 11th का हो गया, 14 चैप्टर 12 का हो गया, 28 चैप्टर से कहां से पूछेगा, प्रैक्टिस से आप कंट्रोल कर पाइएगा उसको। ये ऐसी कल फूक गया। थोड़ा मेमोरी बचा लिया जाए, काम देगा। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए, एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ए पॉइंट पर उसका वेलोसिटी वी है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है वी, और कुछ एंगल, कुछ टाइम के बाद बी पॉइंट पे आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, और बी पॉइंट पर पहुंचा, उस समय उसका वेलोसिटी वी भी है, लेकिन उसका स्पीड या उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। जो ए पॉइंट पे है वही बी पॉइंट पे भी है, ठीक है। थीटा एंगल, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या होगा। वेक्टर का अप्रोच है यहां पर, वेक्टर का अप्रोच है। हो सकता है कोशिश कर सकते हैं, करिए। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो अलग अलग मेथड से ही बना सकते हैं, एक रेजोल्यूशन मेथड से भी और एक पैरेललोग्राम लॉ से ही बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। जिससे आपको सुविधा हो बनाइए। ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर का लेंथ और ये वेक्टर का लेंथ, चूंकि वो दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, सेम है। इसका मतलब अब क्या निकालना है, निकालना है वीबी माइनस वीए का मॉड निकालना है ना। 2 मिनट समझ देते हैं, फिर हम बताते हैं, नहीं तो पहले भी कुछ क्वेश्चंस जेई के थे, आप लिखे नहीं है हम, इसलिए ऐसा नहीं समझिएगा जेई के, ये लिख दिए हैं, याद था हमको, इसलिए वेक्टर में पढ़ाए हैं आपको, ये वेक्टर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, वेक्टर का मॉड्यूल खोलेंगे उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन। बताएं, करेंगे। कोशिश कीजिए 2 मिनट, वेक्टर का थोड़ा सा अप्रोच याद कीजिए। अल्फा कोई बता सकते हैं क्या होगा, अल्फा बता दीजिएगा, कहानी खत्म। अल्फा हमने क्या लिया, वीवी को पीछे एक्सटेंड कर दिया
और VA को आगे एक्सटेंड कर दिया और दोनों का टेल पॉइंट मैच करा दिया। कर सकते हैं ना ऐसा? वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं करता है, तो इसको हम पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिए, इसको पैरेलल आगे शिफ्ट कर दिए, उनके बीच का एंगल अल्फा हो गया। अल्फा निकाल सकते हैं आप। देखो हाँ, तुम वीडियो देंगे बड़े यहां से, तुम बोलो बोलो। बनना चाहिए, ट्राइपीजियम बन रहा है। हाँ, ट्राइपीजियम में 2 एंगल पता है, 3 एंगल पता है आपको। ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? ये 60 है और ये एंगल तब कितना होगा? 120। 120 होगा ना, हमको याद ध्यान में नहीं है। तो 90 प्लस 90 180, तो 180 बचा, उसमें से 60 गया, कितना 120। तो ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना 60। तो अब 2 वेक्टर हैं आपके पास। देखिए यहां पर ये वेक्टर VB है और यहां पर एक वेक्टर ये VA है। तो 2 वेक्टर आपको पता है, उनके बीच का एंगल पता है। उनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री है, पता है। अब आपको क्या करना है? आपके पास VB माइनस VA करना है कि VA माइनस VB करना है? तो ये वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा VB माइनस VA को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका ये मैग्नीट्यूड ही रिजल्ट है। तो हमको पता है कि 2 वेक्टर यानी कि VB माइनस VA बराबर उसका मॉड लेंगे तो रूट अंडर क्या आएगा? VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर प्लस 2 VA इंटू VB, और यहां माइनस होगा चूंकि नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस कॉस कितना 60। लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए सही है? बस आप दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? VB उतना ही है जितना VA है। देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड V है, इसका भी मैग्नीट्यूड V है। तो यहां V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कॉस कितना 60 लिखेंगे, तो बराबर रूट अंडर कितना आ गया ये? तो ये आ जाएगा 2V स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ले सकते हैं ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं? याद कीजिए, कॉस A फॉर्मूला बताए थे, कॉस A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B होता है ना। और यहां A माइनस B, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, 60 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप ऐसे कर लीजिए, इसको ले लीजिए, कॉस A प्लस B के लिए क्या करेंगे हम लोग? दोनों को हम A मान लें, दोनों को हम इसको ऐसे करेंगे, कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? A बराबर B मान रहे हैं, तो कॉस 2A हो जाएगा बराबर यहां क्या आएगा? कॉस स्क्वायर A, और यहां माइनस साइन स्क्वायर A आएगा, ठीक। और यहां से हम क्या कर सकते हैं? साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर A माइनस, यहां पर साइन स्क्वायर A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर A माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर A, तो ये आगे कितना आ गया? 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1, और इसको इधर ले जाएंगे, या फिर इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, इसको साइन में इसको ही कन्वर्ट कर दीजिए। इसको ही कन्वर्ट कर दीजिए, cos 2A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं ऐसे। तो cos 2A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ये इधर आएगा, ये टर्म इधर जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर A बराबर क्या होगा? 1 माइनस cos 2A होगा ना। तो यहां पर cos 2A, तो 2A की जगह पर कितना है? 60 डिग्री है। अरे इसके अनुसार देखिए, 2A बराबर यहां क्या है? 60 डिग्री, तो A कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 60 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 30, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं।
सब ऊपर से जा रहा है। अल्टीमेटली क्या किए, 1 माइनस कॉस 60 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 30। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या आया हमारा, रिलेशन फाइनली क्या आया हमारा, 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या है, 2 साइन स्क्वायर a है। जो भी यहां एंगल उसका हाफ है यहां, है ना। तो यहां पर इसको पुट कर सकते हैं रूट अंडर 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे ऐसा। तो इक्वल टू, और इस थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री ये कॉमन निकल के आएगा 2v रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना, 2v इंटू साइन 30, साइन 30 आया। तो 2v 30 का वैल्यू कितना कितना आया, होगा ऐसा, नहीं नहीं 4 हो गया। ठीक है, आंसर देखिए सही है। हाँ वैसे भी आ सकता था, बिल्कुल वैसे भी आता। इतना कैलकुलेशन इसलिए किए कि मान लीजिए सपोज करें कि आपको थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि कोई थीटा वैल्यू नहीं दिया। हम जो आपको वेक्टर का क्वेश्चन दिए ना उसमें थीटा का वैल्यू दिया नहीं, उसके टर्म में। यदि नहीं दिया तो इतना कर लेंगे, इतना इतना करने की जरूरत आपके लिए है। जिसको याद है ना वो डायरेक्ट ये रिलेशन फॉलो करेगा, उतना थोड़ी ना करेगा कोई। और जब एंगल दे दिया तो डायरेक्ट यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है। समझ गए? डायरेक्ट यहां पर एंगल देगा तो क्या करेंगे, यहां से v यहां पर निकाल कर थीटा का वैल्यू 60 पुट कर देंगे, तो 1/2 हाफ हो गया, निकल के कट करके फिर आ जाएगा वो। चलिए लिख लीजिए इसको, राइट डाउन कर लीजिए। और ये वाला फार्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत जगह पे यूज होगा, बहुत सारे जगह पे यूज करेंगे हम लोग इसको। समझ में आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, उसके बाद हम लोग डायनेमिक्स में इंटर करेंगे, समस्या और बढ़ जाएंगे आपकी। हो गया?
चलिए सॉल्व करके बताइए तो इसे कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो सारे वैल्यूज निकलेंगे। निकालिए, सॉल्व कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत बनना चाहिए। अब हम लग रहा है कि हर दिन 3 घंटा क्लास लेना पड़ेगा आप लोग का। ओमेगा बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग? वी बाई आर ले सकते हैं। वी कितना है? 2t, और आर का वैल्यू 1 है। कितने टाइम पे चाहिए हमको? 2 सेकेंड पर। तो ओमेगा 2 सेकेंड पर 2 इंटू 2 दैट इज बाई 1, तो हो गया ये 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शंस का क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। सेकेंड में ए आर चाहिए। ए आर बराबर क्या होगा? बोलिए। वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी कितना है? तो यह आ जाएगा 40 स्क्वायर अपॉन 1। टी कितने पर, कितने पे पूछ रहा है? 1 सेकेंड पर पूछ रहा है। तो पुट करेंगे 4 इंटू 1/1, तो कितना आ गया? 4 रेडियन क्यों होगा यार, पूछ रहा है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद एटी निकालना है, तो एटी बराबर एटी बिना आप अल्फा के कैसे निकाले हैं? अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा बराबर डीवी अपॉन डी टी होगा। सॉरी, अल्फा बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग? हाँ, ओमेगा बाई एटी कर सकते हैं से। सॉरी, गलत है। हाँ, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी कर सकते हैं, और ओमेगा का वैल्यू कितना आया है? 2t, तो यहां d अपॉन डी टी 2t लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 इंटू 1, तो कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता करना है एटी, तो एटी बराबर आर अल्फा, तो एटी इज इक्वल टू आर 1 अल्फा 2 बराबर 2 रेडियन, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और ये 2 सेकेंड पे भी वही होगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। उसके बाद ए नेट, तो ए नेट बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है? एटी और ए आर के बीच का एंगल हमेशा क्या रहता है? 90 रहता है। तो ये इक्वेशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं, रिलेशन। तो रूट अंडर एटी का वैल्यू कितना आ गया है? एटी का वैल्यू आया है 2, और ए आर का वैल्यू 4, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 2√5। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमको एक से बताइए, क्या लास्ट में बोल रहा है? एंगल बिटवीन ए आर एंड ए टी। तो ए आर और ए टी के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऑलवेज बी चलिए, अब आते हैं हम लोग डायनेमिक्स में। लिख लीजिए इसको, डायनेमिक्स में आते हैं।
पॉज नहीं किया हुआ है, हो रहा है रिकॉर्डिंग। थोड़ा देर, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट समय लेंगे और हो गया। हेडिंग दे दीजिए। बॉडी के पास सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो उसके पास टेंजेंशियल स्पीड होना चाहिए, या तो कांस्टेंट रहे या वैरी करे। एक दूसरा होना चाहिए उसके पास सेंट्रीपेटल, जिसको हम लोग बाद में सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन बोलेंगे, फिलहाल रेडियल एक्सेलेरेशन चाहिए। ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक, अदरवाइज बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये बात समझते हैं, ध्यान से भी देखिए, अभी लिखिएगा मत देखिए। अब हम लोग एक चीज को समझते हैं कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास, मान लीजिए दोनों साइड, दोनों तरह का एक्सेलेरेशन है। हम लोग बेसिकली दो तरह का एक्सेलेरेशन देखते हैं। एक एक्सेलेरेशन जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और एक टेंजेंशियल होता है। ठीक, इसका मतलब है हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि डायनेमिक पार्ट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए। जानते हैं ये बात? ठीक, अब इसको हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि डायनेमिक पार्ट में आ गया तो फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हमको यूज करेंगे। अब यदि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स F है, तो बॉडी का एक्सेलेरेशन नेट होगा, होगा ना? तो F नेट इज इक्वल टू M इंटू ए नेट होगा। ठीक, तो ए नेट तो दोनों हो सकते हैं, मतलब F नेट इज इक्वल टू M इंटू ए नेट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AT प्लस AR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F नेट इज इक्वल टू MAT प्लस MAR, ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए ये तो जनरल कंडीशन हो गया। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कुछ? इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी पर जब नेट फोर्स आएगा, तो चूंकि जिसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसके पास फोर्स होगा, और एक रेडियल डायरेक्शन में उसके पास फोर्स होगा। तो रेडियल डायरेक्शन कहने का मतलब, हमेशा मान लीजिए पार्टिकल इस पोजीशन पे है,
तो इस डायरेक्शन में उसके पास एक F होगा जिसको हम Ft कह सकते हैं, और एक सेंटर की तरफ फोर्स होगा जिसको Fr कह सकते हैं हम लोग, होगा। क्योंकि ये जो होगा ये फोर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये फोर्स रिप्रेजेंट करेगा Ft को, और ये फोर्स रिप्रेजेंट करेगा Fr को, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। और यही फोर्स क्या कहलाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं इसको, फोर्स। और इसी को फिर हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Fc से। सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज, a force which act along the center of the circular path, ठीक। अब आप यहां पर समझिए, यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना। तो if AT is equal to 0, कब, जब Ft क्या होगा, 0 होगा। AT 0 पहले होगा कि Ft 0 पहले होगा, F होगा। यदि बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स, ऐसा नहीं है। पहले बात घूम के वही हो रहा है, लेकिन पहले फोर्स अप्लाई होता है, तो पहले Ft 0 होगा तो AT 0 हो जाएगा। अब यदि वो F नेट की बात करेंगे तब तो क्या हो जाएगा, MAR ऐसा हो जाएगा। और ये जो नेट फोर्स है यही अब क्या बनेगा, F नेट इज इक्वल टू MAC बनेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये जो फोर्स होगा इसी को बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, तो ये फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा एक फोर्स। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक पतला रस्सी है आपके पास, धागा, वो व्हाइट वाला धागा होता है ना, थोड़ा मजबूत होता है वो, उस धागे के मतलब 1 मीटर धागा रखिए, एक एंड को ना एक पत्थर से बांध दीजिए, पत्थर से बांध दिए, और एक एंड हाथ में रखिए, ऐसे घुमाइए थोड़ी देर में, थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा देर के लिए ऐसे करेंगे, फिर धीरे 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 सेंटर आप यहाँ ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका हाथ ऐसे घूमता हुआ फिर आप सेंटर पे यहाँ रख लिए, तो पहला बार जब हाथ ऐसे घूमता है तो मान लीजिए कि आपका हाथ थोड़ा इधर है, तो उस समय पत्थर कहाँ होगा, इधर होगा या इधर होगा, करते समय सोचे नहीं होंगे कि आज से 10 साल का मास्टर पूछेगा, ऐसे कुछ तो नहीं था। देखिए सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा इंट्यूशंस को और बेहतर कीजिएगा, इमेजिनेशन बेहतर होगा तो याद आ जाएगा। जब हाथ ऐसे जो घूमता है तो जिधर वो पत्थर होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हाथ झुकता है। इसलिए झुकता है क्योंकि पत्थर बाहर जाना चाह रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, तो आप उधर उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। जब वो पत्थर ऐसा घूमता हुआ फिर जब इधर आएगा तो आपका हाथ इधर हो जाएगा, समझ पाए। तो हमेशा उसके उल्टा, तो उस केस में क्या होगा कि जब वो पत्थर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर, जो आपके स्ट्रिंग का लेंथ हो गया, तो वो 1 मीटर लेंथ में जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वो पत्थर के पास मास है, वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसको सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए जो उसको मतलब बाउंड कर रहा है, कंपेल कर रहा है, वो कौन कर रहा है, उस पत्थर की बात। वहां सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल भूल जाइए, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पत्थर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ आपका 1 मीटर है, तो 1 मीटर रेडियस में वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। पत्थर का मास मान लीजिए 0.5 kg है, ½ kg का है वो, मतलब तो ऐसे पूरा घूमेगा, तो जब पत्थर घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए कौन सा फोर्स जरूरत पड़ रही है, टेंशन पर जरूरत पड़ रही है। वेरी गुड, टेंशन जरूरत पड़ रहा है, तो जो जैसे पत्थर यहां पर है वो चाहता है बाहर निकल जाना, तो चूंकि मेरे हाथ में रस्सी है, रस्सी उस पत्थर पर टेंशन की तरफ, रस्सी उस पत्थर पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है, वही टेंशन फोर्स है। जब ये यहां चला गया तो ये टेंशन फोर्स यहां आ गया, जब यहां आ गया तो टेंशन फोर्स यहां आ गया,
उस साइड चला गया तो टेंशन फोर्स इधर आया, जिधर भी घूमेगा टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन फोर्स लगता है। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि टेंशन फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, पूरा तेजी से घुमाइए, अचानक छोड़ दीजिए, छोड़िएगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो जाएगा, सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा। तब आप ये चीज समझ पाइएगा कि वो, इसका मतलब है कि रस्सी जो है वो टेंशन दे रहा था पत्थर को, तभी वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा था। जैसे ही मैंने रिलीज कर दिया तो रस्सी के पास टेंशन लगाने के लिए ताकत आया नहीं, तो वो उस डायरेक्शन में पत्थर को रिलीज कर दिया जिधर वो जाना चाहता है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो चला गया। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाने का रीजन ये, क्योंकि पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ना हो, लेकिन पार्टिकल के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगा ना, इसीलिए वो जब उधर सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगा तो जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उसी वेलोसिटी से वो टेंजेंट की तरफ निकल गया और सर्कुलर पाथ छोड़ दिया। तो हर केस में पार्टिकल के पास टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा, वो नेसेसरी है। यदि टेंजेंशियल फोर्स नहीं मिलेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। समझ गए? टेंजेंशियल फोर्स ना मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिलेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए जो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कराता है अर्थ को? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ और सन दोनों के बीच में लगता है। क्योंकि सन अर्थ के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा है, इसीलिए वो अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है, अर्थ घूमता है उसके अराउंड। तो वहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रिंग के केस में टेंशन हो गया जो सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए सेंट्रीपेटल फोर्स को हम लोग प्राइमरी फोर्स नहीं कहते। प्राइमरी फोर्स मतलब तो फोर्स का नेचर हमेशा वही रहेगा, ठीक है। जैसे यहां पर क्या हुआ, स्ट्रिंग के केस में टेंशन बना सेंट्रीपेटल फोर्स, अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, और टेंशन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स था। तो इसीलिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसका रोल कोई दूसरा भी प्ले कर सकता है, लेकिन टेंशन फोर्स का रोल टेंशन ही कर सकता है। जैसे मान लीजिए इस बार अभी रामलीला होगा तो उसमें भगवान राम कोई और बन गए, कोई आदमी बना, अगले साल कोई और बनेगा, पिछले साल कोई और रहा होगा। तो भगवान राम का रोल उन्होंने प्ले किया, लेकिन आदमी अलग अलग है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट, कोई आदमी है उसका नाम आशुतोष है, उसने भगवान राम रोल प्ले किया। अगले साल हो सकता है किसी का नाम गोविंद होगा, वो करेगा। तो गोविंद और आशुतोष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम तो एक ही है। बात समझ में आया? तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो एक तरह से एक कैरेक्टर है, उसका रोल प्ले कभी टेंशन फोर्स करेगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स भी कर सकता है। आगे बताएंगे जब बैंकिंग टर्न करेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है। समझ गए बात को? वो हम बताएंगे कैसे करेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 80 जब हमारा 0 होगा तो ये जो इसमें हम क्या लिखें, जब ये 80 0 हो जाएगा तो उस केस में जो हमारा FR है, व्हेन 80 इक्वल टू 0, तो जो सेंटर के तरफ होगा, सॉरी FT कर देते हैं 0, FT 0, तो यहां FR विल बिकम क्या होगा, FC। इसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाएगा, और इट इज नॉट अ प्राइमरी फोर्स, इट इज नॉट अ प्राइमरी फोर्स। एग्जाम्पल फर्स्ट में एक स्टोन है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, टेंशन। स्टोन यहां पर भी है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, स्टोन यहां भी है तो सेंटर की तरफ, और यहां भी है तो सेंटर की तरफ टेंशन टेंशन टेंशन। ये क्या बन गया, FC बराबर T। यहां पर FC क्या बना, T, जो सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए
F जीरो नहीं लगा तो नेट फोर्स लगेगा एक। सेम वही जैसे FC AC था, मतलब AR और AT था, उसी तरह वो भी होगा, क्योंकि F = ma है ना। तो देखिए यदि ये एक्ट करेगा, ये दोनों एक्ट करेगा, तो नेट फोर्स ये होगा, ठीक है। तो उसमें जो नेट फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ नहीं होगा, सेंटीपीटल फोर्स तो होगा ही होगा। हाँ, नेट फोर्स सेंटर की तरफ नहीं होगा, लेकिन यदि टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो गया तब वही नेट फोर्स होगा। इधर समझ में आ रहा है कुछ? क्या अंकित मुस्कुरा रहे हो एकदम? हाँ, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे कर रहा है, ठीक है सर। सो मतलब ऐसे सो है। फेडरल फॉर्म सोचे कि आप लोग को देंगे, लेकिन दे नहीं पा रहे। नहीं, आपसे सीनियर बैच ने इतना डरा दिया ना, उसमें क्या लिखा है, एक बायोलॉजी का, एक मैथ का स्टूडेंट लिखता है कि उसमें फेवरेट सब्जेक्ट्स आपको कौन से लग रहे हैं, आपको उसमें लिखना होता है, हर मंथ हम लोग देते थे। तो बायोलॉजी मैथ का स्टूडेंट लिखता है कि आई लव बायोलॉजी बिकॉज, सर का नाम क्या था, आई लव बायोलॉजी बिकॉज ही टीचेस बायोलॉजी। बायोलॉजी सर का नाम निर्झर, निर्झर, हाँ निर्झर रॉय। मैथ्स वाले सर का नाम विक्रम रंजन नाम है। टीचर का नाम नहीं पता? गड़बड़ है मतलब? सही और गड़बड़ कैसे तय करते हो? आंसर सर का हो गया। और मैम का नाम है रमनप्रीत कौर। और किसी का नाम? डायरेक्टर का नाम नहीं पता है? सब लिखा हुआ है, कॉपी पे भी लिखा हुआ है। तुमने कॉपी लिया है ना? वो बोला कॉपी पे लिखा हुआ है, डायरी में था, उसको मिला था शुरू में, वो जोश में था तो मिल गया था। उसका तो एब्सेंट ही हो रहा है ये। मेरे बेटी का नाम है तितिक्षा सौरभ, तितिक्षा।